हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डाइवर्जेंस की बेसिक थ्योरी स्टडी करी थी और इसके साथ ही साथ हमने डाइवर्जेंस के फॉर्मूले स्टडी किए थे फॉर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एज वेल एज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आज के लेक्चर में हम कुछ बेसिक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ इन फॉर्मूले पर ही बेस्ड होंगी। तो आज के लेक्चर में जस्ट मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि जो फॉर्मूलेज हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी करे हैं उनका आप यूज कैसे कर सकते हो और सिंपल डाइवर्जेंस आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे जो इसके मेन क्वेश्चन होंगे वो डाइवर्जेंस थ्योरम के ऊपर बेस्ड होंगे जो हम आगे आने वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे। अभी जस्ट डाइवर्जेंस के कैलकुलेशन पे कुछ बेसिक प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर फर्स्ट प्रॉब्लम जो है आपकी वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। जैसा आप देख सकते हैं YZ XY Y, तो ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और आपको डाइवर्जेंस निकालने बोला है एट पॉइंट 1 - 2 3। ठीक है, ये क्वेश्चन डाइवर्जेंस का है, डेल डॉट ए आपको अचीव करना है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन ना दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक तो सिंपली आपको डेल डॉट ए बोल देता, किसी पॉइंट पर नहीं देता, मतलब ये एट के बाद कुछ नहीं होता, ये होता ही नहीं। और दूसरा होता है कि आपको पॉइंट पर बोल दे। तो दोनों तरीके से आप अंडरस्टैंड कर लो। देखो यहां पर अगर आप डेल डॉट ए सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, तो जैसा मैंने आपको ट्रिक के थ्रू सिखाया हुआ है तो वो ट्रिक आपको याद रखनी है। वैसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बहुत इजी होता है लिखना, तो वो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। डेल ax अपॉन डेल x, डेल ay अपॉन डेल y, डेल az अपॉन डेल z। जैसा हम जानते ही हैं कि जब आप डाइवर्जेंस लेते हो वेक्टर का तो डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है जो आंसर आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहां पर स्केलर मिलेगा। ठीक है ना, तो यहां पर आप देख सकते हो फॉर्मूला, यहां पर कोई भी यूनिट वेक्टर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो डेल डॉट ए, डेल ax अपॉन डेल x। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप कैपिटल ax, कैपिटल ay और कैपिटल az को आइडेंटिफाई कर पाओ। तो आप देखो कैपिटल ax यहां पर क्या है, yz, जो स्मॉल ax के साथ होगा वही आपका कैपिटल ax होगा। कैपिटल ay 4xy और कैपिटल az y है। तो आपको बस क्या करना है, कैपिटल ax, कैपिटल ay, कैपिटल az का x y z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना है रिस्पेक्टिवली। मतलब कैपिटल ax का सिर्फ x के रेस्पेक्ट में, कैपिटल ay का सिर्फ y के रेस्पेक्ट में, कैपिटल az का सिर्फ z के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, देखो इसका x के रेस्पेक्ट में 0 होगा, आपको दिखाई दे रहा है इसमें कुछ x है ही नहीं। यहां पर देखो इसका क्या हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में y का 1 हो जाएगा 4x। आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना, तो बाकी चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी। अब आप देखो यहां पर देखो z के रेस्पेक्ट में करना है, z है ही नहीं, तो यहां पर आंसर कितना हो गया आपका 4x आ गया। तो अगर ये पॉइंट नहीं दिया होता तो यही फाइनल आंसर हो जाता, लेकिन आपको पॉइंट दिया हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा आंसर, देखो x की वैल्यू 1, y - 2 और z 3। तो आपको सिर्फ x 1 पुट करना होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। एक बात आप समझो, यहां पर देखो एग्जाम में सिर्फ डाइवर्जेंस निकालने आए ऐसा जरूरी नहीं है और बहुत रेयर चांस है। डाइवर्जेंस का यूज होगा बड़े बड़े क्वेश्चंस में। तो यहां पर आप अंडरस्टैंड करना कि जब यूज होगा बड़े बड़े क्वेश्चन में तो आपको जल्दी करना आना चाहिए। तो यहां पर आप देखो, जैसे आपको पता है कि स्मॉल ax के साथ कोई भी x वाला टर्म ही नहीं है, तो इसको लिख के टाइम वेस्ट मत करो, स्पेशली ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन जो है वो x के रेस्पेक्ट में होना है, आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में होना है। जब z वाला कोई टर्म ही नहीं है तो फॉर्मूला भी क्यों लिखना, टाइम वेस्ट क्यों करना, सीधा सीधा डेल ay अपॉन डेल y, मतलब इसका सिर्फ डिफरेंशिएशन कर दो किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। सो ये आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम थी। नाउ प्रॉब्लम नंबर 2। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपकी है, आप देख सकते हो अगेन आपको पॉइंट मेंशन है, एक वेक्टर मेंशन है, लेकिन इस बार सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। तो मैं हर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए एटलीस्ट एक प्रॉब्लम तो कवर करने वाला हूं इस लेक्चर में। तो अब अगर आप यहां समझोगे तो रो z साइन फाई a रो और 3 रो z स्क्वायर कॉस फाई a फाई, a z वाला टर्म यहां गिवन नहीं है। तो देखो जो आपको फॉर्मूला पता है, आपको पता है डेल az अपॉन डेल z भी होता है। ठीक है, तो फिर उसको लिखना ही क्यों, उस फॉर्मूले को लिख के टाइम वेस्ट क्यों करना एग्जाम में, जब यहां पर सिर्फ कैपिटल a रो और कैपिटल a फाई प्रेजेंट है, az वाला कोई टर्म ही नहीं है, तो फॉर्मूला भी लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में देखोगे सिर्फ
कैपिटल ए रो प्रेजेंट होगा या सिर्फ कैपिटल ए फाई प्रेजेंट होगा, तब सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन करो और एक ही फॉर्मूला लिखो। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो यहां पर अगर मैं सबसे पहले आपके लिए फॉर्मूला शो कर दूं, अभी फिलहाल मैं पूरा फॉर्मूला शो कर रहा हूं आपको। और एक बात और देखो, अगर आप सीरियस होकर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप मेरी एक बात अच्छे से समझ लो, ईएमएफटी में आप ऐसा सोचकर नहीं चल सकते हो कि लास्ट में हम सब चीज पढ़ लेंगे या लास्ट में सब चीज कवर कर लेंगे, लास्ट में रिवीजन कर लेंगे। ऐसा नहीं हो पाएगा, आप सब कुछ भूल जाओगे, आपको पूरा दोबारा करना पड़ जाएगा। तो यहां पर जो मैंने आपको ट्रिक सिखाई है फॉर्मुलेज याद करने की, वो ट्रिक आपको साथ लेकर चलनी है, डे 1 से साथ लेकर चलनी है। जब मैं यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं तो वीडियो पॉज करके उससे पहले आपका फॉर्मूला यहां लिखा जाना चाहिए बिना देखे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हो। और यकीन मानो, अगर आप सीरियस तैयारी करोगे, ठीक से जो बोल रहा हूं रिवाइज करोगे और इस वीडियोस को देखोगे, तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। अब आप देखो, डेल डॉट ए फॉर्मूला क्या था हमारा, 1/H1 H2 H3 मतलब 1 बाई रो। उसके बाद क्या था, डेल बाई डेल यू मतलब डेल बाई डेल रो। मैंने पूरा सिखाया ना ट्रिक आपको यूवीडब्ल्यू के फॉर्म में। और उसमें क्या था फिर आपका ब्रैकेट में था आपका H2 H3 कैपिटल AU। तो H2 H3 कितना हो जाएगा, 1 इंटू रो और कैपिटल AU मतलब कैपिटल ए रो कितना हो जाएगा आपका, रो Z साइन फाई। ठीक है, इसको आप यहां पर मेंशन कर दोगे। इसके बाद प्लस क्या था आपका, डेल बाई डेल V। तो यहां पर V की जगह क्या है आपका, फाई है, रो फाई Z UVW। और यहां पर क्या होता था ब्रैकेट में आपका H1 H3। तो H1 H3 दोनों 1 1 थे सिलेंड्रिकल के लिए। तो H1 H3 उसके बाद क्या होता था AV। तो AV कितना है आपका, 3 रो Z स्क्वायर कॉस फाई। और वैसे उसके आगे लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन मैं लिख रहा हूं फिर भी। तो डेल बाई डेल Z H1 H2 मतलब रो, और चूंकि यहां पर कुछ है नहीं आपका, तो इंटू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जो आपका कैपिटल AZ है वो प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर लोगे। और फॉर्मूला यूज कर लेने के बाद अब क्या हो जाएगा आपका, आप देखो 1 बाई रो स्क्वायर Z साइन फाई। तो इसका आपको रो के रेस्पेक्ट में करना है, तो Z साइन फाई तो कांस्टेंट होगा, तो कितना हो जाएगा, रो स्क्वायर का 2 रो Z साइन फाई प्लस डेल बाई डेल फाई। तो डेल बाई डेल फाई 3 रो Z स्क्वायर कॉस फाई। तो कितना होगा देखो, आप फाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो 3 रो Z स्क्वायर कांस्टेंट, कॉस फाई का क्या होता है आपका माइनस साइन फाई होता है, और उसके बाद प्लस में क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो यहां पर जो डेल डॉट ए है उसकी वैल्यू कितनी आएगी देखो, रो और रो कैंसिल हो गया आपका। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 2Z साइन फाई, फिर आपका माइनस साइन आप लिख सकते हो डायरेक्टली, माइनस 3Z स्क्वायर साइन फाई। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। लेकिन आपको पॉइंट पर निकालना है तो आप पॉइंट भी पुट कर दो। आप देखो यहां पर पाई बाई 2 है, फाई की जगह क्या होता है, रो फाई Z। तो फाई की जगह क्या है, पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 साइन 90 कितना होता है 1। तो यहां पर जो आंसर निकल कर आएगा, साइन साइन तो 1 हो जाएगा, Z की वैल्यू क्या है, Z भी 1 ही है। तो कितना हो जाएगा देखो, 2 माइनस 3 मतलब -1 आपका आंसर आना चाहिए। क्लियर है अच्छे से? तो देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि आपको बेसिक्स मतलब सिंपल डिफरेंशिएशन आता हो, और दूसरा पॉइंट फॉर्मूला आप याद रख सको। तो अगर आपको फॉर्मूला याद होता तो काफी इजी होता, और फॉर्मूला आपको डायरेक्टली रटना नहीं है, वाया ट्रिक ही आपको याद रखना है। और जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो पहले देख लो, ट्रिक समझ लो अच्छे से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, नाउ प्रॉब्लम नंबर 3। तो आप देखो प्रॉब्लम नंबर जो 3 है आपकी, वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। यहां पर भी सेम आपको डाइवर्जेंस ही अचीव करना है। पॉइंट आपको गिवन है 1 π/6 π/3, वेक्टर ए आपको गिवन है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो अगेन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको फॉर्मूला पता हो स्फेरिकल में। तो यहां पर मैं फॉर्मूला वैसे आपके लिए पूरा लिख देता हूं। वैसे अगर यहां पर भी देखोगे तो AR और A फाई है, मतलब
आपको कैपिटल ए आर गिवन है और कैपिटल ए फाई गिवन है, कैपिटल ए थीटा गिवन आपको नहीं है, तो उसको नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन मैं फॉर्मूला पूरा लिख रहा हूं। तो 1/H1H2S3, तो स्फेरिकल में H1 क्या होता है, हम रिवीजन भी करते जाते हैं फॉर्मूले का। 1 H2 क्या होता है R, और H3 क्या होता है R साइन थीटा। तो क्या होगा बाहर में आपका 1/R² साइन थीटा, ब्रैकेट में डेल बाई डेल यू, यूवीडब्ल्यू क्या होता है R थीटा फाई, जो पैरामीटर होते हैं स्फेरिकल के। तो डेल बाई डेल यू मतलब डेल बाई डेल R। फर्स्ट पोजीशन पे आपका क्या क्या आता है, ब्रैकेट में H2 H3 कैपिटल ए यू, मतलब H2 कितना है R है, H3 कितना है R साइन थीटा, और कैपिटल ए यू, यू मतलब R, तो कैपिटल ए आर मतलब कितना हो जाएगा R² साइन थीटा कैपिटल ए आर। इस बार मैं पूरा फॉर्मूला आपके लिए शो कर देता हूं फिर से, और जिनको फॉर्मूला याद है ना, प्रैक्टिस हो चुकी है, वो सीधा स्किप करो और आगे बढ़ो। इसके बाद डेल बाई डेल थीटा, डेल बाई डेल वी, वी क्या होता है थीटा, और इस पोजीशन पे क्या क्या आता है आपका H1 H3, H1 1 होता है, H3 आपका क्या होता है R साइन थीटा, तो R साइन थीटा ए वी, तो ए वी मतलब ए थीटा, वैसे ए थीटा तो है ही नहीं, जीरो है, लिखने की जरूरत है ही नहीं हमें। नेक्स्ट होता है डेल बाई डेल फाई, मतलब क्या होता है डेल बाई डेल डब्ल्यू, डब्ल्यू यहां पर क्या है फाई है, और ब्रैकेट में क्या आता है आपका, ब्रैकेट में यहां पर आता है आपका H1 H2, तो H1 1 H2 R, तो R ए डब्ल्यू मतलब ए फाई। तो अब आप बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो 1/R² साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, देखो कैपिटल ए आर देख सकते हो 2R cos थीटा cos फाई, तो क्या लिखोगे 2R cos थीटा cos फाई ना, R² साइन थीटा पहले से है ध्यान रखना, तो क्या हो जाएगा 2R³ R² इंटू R R³, फिर cos थीटा साइन थीटा cos फाई, ये आपका बनेगा फर्स्ट ब्रैकेट। फिर देखो डेल बाई डेल थीटा जीरो है, लिखने की जरूरत ही नहीं ना, देखो ना यहां पर सीधा सीधा कैपिटल ए फाई है, कैपिटल ए थीटा है ही नहीं, जीरो है, तो फिर डेल बाई डेल फाई कितना हो जाएगा, देखो R और ए फाई, तो R की पावर 1/2, तो R की पावर 1 R की पावर 1/2, पावर्स ऐड होती है ना, तो 1 और 1/2 को ऐड करोगे क्या आएगा R की पावर 3/2। तो यहां पर अब अगर आप देखोगे तो 1/R² साइन थीटा, सिंपल अब डिफरेंशिएशन करना है, देखो थीटा फाई सब कांस्टेंट है, यहां पर R के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो कितना हो जाएगा R³ का 3R², तो हो जाएगा 6R² cos थीटा साइन थीटा cos फाई, और डेल बाई डेल फाई करोगे ओके। यहां पर भी देखो करने की जरूरत ही नहीं थी, आप देखो कैपिटल ए फाई जो है जिसका डिफरेंशिएशन फाई के रेस्पेक्ट में होना है, वहां पर आपका आर है, सिर्फ और सिर्फ आर है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा जीरो, कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, फाई का टर्म होना कंपलसरी था आपके लिए। तो यहां पर अब देखो R² कैंसल, साइन थीटा कैंसल, तो आंसर क्या बनेगा 6 cos थीटा cos फाई। अब आप देख लो क्या होता है R थीटा फाई, मतलब थीटा क्या है π/6, π/6 मतलब क्या होता है 30 डिग्री, फाई क्या है π/3, π/3 मींस क्या होता है 60 डिग्री। तो सिंपल cos 30 और cos 60 आपको लिखना है, वैल्यूज पता होने चाहिए, मैं हर लेक्चर में बोलता हूं आपको। तो cos 30 कितना होता है हमारा, cos 30 होता है √3/2, cos 60 कितना होता है 1/2, तो आप लिख लो √3/2 इंटू 1/2। तो यहां पर जो आपका फुल एंड फाइनल आंसर है वो कितना हो जाएगा, देखो 2 और ये 3, तो ये आंसर आ जाएगा 3√3/2, फाइनल आंसर। क्लियर हो गया प्रॉब्लम नंबर 3। अब तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम एक एक प्रॉब्लम कर लेने के बाद अब मैं थोड़ी सी एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम करा रहा हूं, ठीक है, उसे भी ध्यान से समझिएगा, होगी वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर ही, लेकिन कुछ डिफरेंट होगी वो। तो ये जो आपकी फोर्थ प्रॉब्लम है ना, उस पर आप देखो, आपको वेक्टर ए गिवन है और आपको एन की वैल्यू निकालनी है, और यहां पर यह बोला है कि वेक्टर ए जो है वो सोलेनॉइडल वेक्टर है। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डाइवर्जेंस की थ्योरी स्टडी करी है
तो आपको पता होगा कि सोलेनॉइडल वेक्टर का मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ ए कितना होगा, 0। ये आपको गिवन है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए आपको 0 गिवन है, इनडायरेक्ट वे में सोलेनॉइडल वेक्टर आपको गिवन है। तो जब आपका डाइवर्जेंस ऑफ ए यहां पर 0 आपको गिवन है, तो आपको n की वैल्यू अचीव करनी है, तो सिंपली आपको ना डाइवर्जेंस निकाल लेना है और उसको इक्वल टू 0 कर देना है। तो आप देखो k आपका कोई कांस्टेंट है, यहां पर जब आप देखोगे तो ये ए आर मेंशन है। ए आर मींस आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा सोच सकते हो। तो यहां पर आप देखो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर ए आर है तो सिर्फ और सिर्फ आपको कौन सा वैल्यू मेंशन है, कैपिटल ए आर। इसका मतलब कैपिटल ए थीटा भी 0 है और कैपिटल ए फाई भी 0 है। जैसा मैंने बोला कि आपको जब 0 पहले से ही पता है तो वो टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं है फॉर्मूले में। और वैसे भी प्रीवियस प्रॉब्लम में मैं आपको पूरा फॉर्मूला लिख के दिखा चुका हूं, तो उसमें सिर्फ आपको कौन सा वाला लिखना होगा जिसपे डेल बाई डेल आर हो, क्योंकि सिर्फ कैपिटल ए आर ही गिवन है। कैपिटल ए थीटा भी 0 है और कैपिटल ए फाई भी 0 है। क्लियर है? तो यहां पर कितना हो जाएगा, डेल डॉट ए मतलब 0, 1 अपॉन h1 h2 h3 मतलब 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, और यहां पर क्या क्या लिखोगे, डेल बाई डेल आर, और ब्रैकेट में क्या क्या होता है, h2 h3 मतलब आर स्क्वायर साइन थीटा, और साथ में क्या हो जाएगा आपका k r की पावर n। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा। देखो दो कंडीशन में आपको वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है। पहली कंडीशन तो ये हो कि वो टर्म ही एब्सेंट हो, जैसे यहां पर था, यहां पर कैपिटल ए थीटा और कैपिटल ए फाई वो टर्म ही एब्सेंट है। तो वो टर्म एब्सेंट है मतलब उसका डिफरेंशिएशन क्या करोगे फिर, तो 0 लिख दो। या दूसरा केस क्या था, दूसरा केस ये है कि मान लो स्मॉल ए आर के साथ कैपिटल ए आर गिवन तो है, लेकिन आपको पता है कैपिटल ए आर का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होता है, आर के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर मान लो आर का कोई टर्म ही नहीं होता, यहां पर थीटा या फाई के टर्म होते, तब भी लिखने की जरूरत नहीं है, तब भी आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रैक्टिस कर करके आपको समझना होगा कि कितना स्पीड से आप कर सकते हो। यहां पर अब अगर आप देखोगे तो 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा और डेल बाई डेल आर, लेकिन यहां पर केयरफुल रहना होगा आपको। देखो आर की पावर n भी है और आर की पावर 2 भी है, पहले आप इसे सॉल्व कर लो आराम से। और एक बात ध्यान रखो, k साइन थीटा कांस्टेंट है क्योंकि r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो आप ना k साइन थीटा को आउटसाइड कर दो, तो कितना होगा, डेल बाई डेल आर, पावर्स आपकी ऐड होती है तो आंसर क्या होगा, r की पावर n प्लस 2। यहां तक क्लियर है, n और 2 पावर से ऐड हो जाएंगी। तो देखो साइन थीटा कैंसिल, तो आंसर क्या बचेगा, देखो k अपॉन आर स्क्वायर। अब r की पावर n प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये सब बहुत स्पीड से होना चाहिए डिफरेंशिएशन। जैसे देखो एग्जांपल, आर स्क्वायर का क्या होता है, 2r की पावर 1, मतलब जो है वो पूरा सामने आएगा और पावर में एक कम हो जाएगा। सिंपल। आर क्यूब का क्या होता है, 3r स्क्वायर, बस। तो यहां पर क्या होगा, n प्लस 2 r की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आप समझो, आपको पूरे स्टर्म को 0 करना है, तो k के 0 होने से भी 0 हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, k के 0 होने से वेक्टर a ही 0 हो जाएगा। तो फिर आप कर क्या रहे हो, वेक्टर a 0 नहीं है, ये बात ध्यान रखना, उसका डाइवर्जेंस 0 है, तो k तो 0 होगा नहीं। इसके अलावा देखो आप r डिनोमिनेटर में भी है, r न्यूमरेटर में भी आपको दिखाई दे रहा है, तो यहां पर आपका पूरा फोकस जो है वो किस पे होना चाहिए, n पे। आपको पता है आपको n की वैल्यू ही निकालनी है। अब अगर आप सिर्फ देखो ये वाला टर्म नहीं होता और अगर r डिनोमिनेटर में होता तो r को इन्फिनिटी होना पड़ता 0 होने के लिए, वो भी पॉसिबल नहीं है। आपको पूरा फोकस ना n पे ही रखना है। तो आप देखो n की जब आप बात करते हो तो n आपका यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन अगर आप इसको देखो तो ये टर्म के 0 होने के लिए, मान लो अगर ये टर्म 0 होगा तो उसके लिए n की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है किसी की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0, अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो। ठीक है ना, तो यहां पर n जो है वो एक फाइनाइट वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है ना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एक्चुअल में वो वैलिड ही नहीं है आंसर। तो यहां पर आप देखो अगर ये टर्म 0 नहीं हो सकता तो फिर कौन सा टर्म 0 होना चाहिए, ये टर्म 0 होना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई टर्म तो 0 होगा ही जिसके कारण ये ओवरऑल आंसर 0 हो रहा होगा। जैसे x इंटू वाई अगर 0 है तो या तो x 0 होगा या तो y 0 होगा या तो दोनों 0 होंगे। तो अगर आप ध्यान से समझोगे
तो ये टर्म अगर 0 होता है तो n की वैल्यू सीधा सीधा आपकी क्या आ जाती है -2, और वो एक फाइनाइट वैल्यू है, वैलिड वैल्यू है, तो आपका आंसर क्या होगा, n इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू -2 होगी तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप इस टर्म को 0 करते हुए n की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो देखो किसी की पावर, जैसे मान लो 2 की पावर -∞ 0 होता है, 3 की पावर -∞ 0 होता है। जब भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी ना तो पावर -∞ 0 होगा, और जब भी लेस देन 1 होगी तो पावर इन्फिनिटी 0 होगा। तो इसका मतलब r चाहे ग्रेटर देन 1 हो चाहे लेस देन 1 हो, n को इन्फिनिटी या -∞ होना होगा, जो कि वैलिड वैल्यू नहीं है। तो फिर आपका n का आंसर यही होगा, -2 ही होगा। पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से? तो ये आपकी कुछ प्रॉब्लम्स थी डाइवर्जेंस के ऊपर, कुछ सिंपल प्रॉब्लम थी। आगे आने वाले लेक्चर में हम कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।